नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं हरियाणा की। दरअसल हरियाणा में एक आईएमटी मानेश्वर पुलिस स्टेशन लगता है और जो गुरुग्राम पुलिस स्टेशन गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। तो यह कहानी उसी आईएमटी मानेश्वर गुरुग्राम के अंतर्गत जो आने वाला पुलिस स्टेशन है उसी थाना क्षेत्र की यह कहानी है। दरअसल यह कहानी इसी 15 अगस्त 2024 की है। 15 अगस्त 2024 का दिन था, शाम का वक्त था और दो लोग जिसका नाम चंदन और महेश था, दोनों उस कंपनी से काम करने के बाद अपने घर लौट रहे थे और तभी वे लोग कंपनी से जब निकलते हैं और कुछ दूर चलते हैं तो वहाँ पर एक कंपनी का नाला आता है जिससे कंपनी का सारा वेस्ट बाहर निकलता है। वहाँ से उन लोगों को कुछ बदबू जैसा सुगंध मतलब बास आता है। जब वे लोग नाले के करीब जाकर के देखते हैं तो बास जो दुर्गंध आ रहा था वो और बढ़ जाता है और उस समय वे लोग नाले में जब देखते हैं तो एक ड्रम रहता है और ड्रम पूरी तरह से पैक रहता है। तो उन लोगों को शक होता है और शक होने का यह भी कारण था कि क्योंकि कंपनी से जो वेस्टेज निकलता था उसका दुर्गंध जो है उस तरह का नहीं था कि जिस तरह से ड्रम से दुर्गंध आ रहा था और उस नाले के पास आ रहा था। दरअसल जिस तरह का दुर्गंध आ रहा था उससे लग रहा था कि कोई जानवर या फिर किसी मरे हुए चीज़ का जो है दुर्गंध है और वही जो है निकल रहा है। वे लोग तुरंत वापस कंपनी में जाते हैं क्योंकि कंपनी से ज़्यादा दूर नहीं थे वे लोग और वापस जाने के बाद वहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है कि कंपनी का जो पीछे में नाला है जहाँ से हम लोग का वेस्ट कंपनी का निकलता है वहाँ पर एक ड्रम है और उस ड्रम से जो है काफ़ी दुर्गंध आ रहा है और दुर्गंध ऐसा आ रहा है कि जैसा लग रहा है कि कोई जानवर या किसी चीज़ के मरे हुए फेंक दिया गया और उसका जो है दुर्गंध आ रहा है। तुरंत जो है सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं मौका वारदात पर पहुंचते हैं और पहुंचने का पहले वह तुरंत संबंधित जो थाना रहता है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। थाना को जो पुलिस रहती है वह भी तुरंत मौका पर वारदात पर पहुंचती है और फिर जो है उस नाले से उस ड्रम को बाहर निकाला जाता है रस्सी के सहारे। और जब नाला से उस ड्रम को बाहर निकाला जाता है और उसको खोल करके देखा जाता है तो उसमें एक शख्स का जो है लाश है। पुलिस उस लाश को बाहर निकालती है और फिर जो है वापस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है जो नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल रहता है। और पुलिस जो है वापस आने के बाद उस लाश के बारे में जो मिला रहता है उसके बारे में पूछताछ करती है। पुलिस के पास उसका फ़ोटो रहता है तो पुलिस बहुत कोशिश करती है वहाँ पर जितने भी इस तरह के जो कर्मचारी काम करने वाले रहते हैं आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उससे उस लाश के बारे में उस शख्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी, कातिलों को क्या पकड़ेगी? यहाँ पर तो जिसका लाश मिला है उसका ही पहचान पुलिस के पास नहीं है। तो पुलिस अपना इनपुट या खबरी जो होते हैं उसको भी एक्टिवेट करती है और पता करने का यह कोशिश करती है कि वो आखिर वह लाश जिसका है वह शख्स है कौन। बाकायदा वहाँ पर जितने भी इस तरह के कंपनी रहती है वहाँ उन कंपनियों को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके पास ऐसा कोई मजदूर या ऐसा कोई शख्स जो पिछले 2-4 दिनों से नहीं आ रहा है तो हम लोगों को बताइए। और उसके बाद पुलिस जो है अपना दायरा भी इन्वेस्टिगेशन का बढ़ाती है। जो संबंधित थाना रहता है मतलब और जो आस पड़ोस के थाना रहते हैं वहाँ पर भी यह जानकारी भेजती है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है जिसका कद काठी उम्र और तस्वीर भी बाकायदा हर पुलिस स्टेशन में भेजती है तो हम लोगों से उस मानेश्वर आईएमटी मानेश्वर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया जाए। लेकिन पुलिस को भी कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगती है। मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुआ था और मिसिंग कंप्लेन दर्ज पुलिस को आईएमटी मानेश्वर पुलिस स्टेशन को जानकारी प्राप्त होती है और उस मिसिंग कंप्लेन का जो दर्ज हुआ था जब आईएमटी पुलिस स्टेशन मानेश्वर को यह कॉल आता है कि हमारे पास जो है आपने जो रिपोर्ट भेजा है जिस तरह का लाश का उससे मिलता जुलता एक कंप्लेन हमारे पास 2 दिन पहले ही आया। पुलिस तुरंत उस कंप्लेन में जो कंप्लेन लिखाने वाला शख्स रहता है उसके घर जाती है और फिर उसको लेकर के पोस्टमार्टम हाउस जाती है, मॉर्चरी हाउस। वहाँ पर वह शव का शिनाख्त कराती है तो पता चलता है कि उन्हीं लोगों के घर का एक शख्स है और जिसका नाम राम परिचन शर्मा है और वह पास के ही आईएमटी मानेश्वर जो थाना था उसी क्षेत्र में पास के गांव में रहता था। और
उसका जो सारा परिवार भी वहीं पर रहता था, वे लोग लाश को पहचान लेते हैं। अब लाश का पहचान हो जाता है और बाकायदा लाश जो है पुलिस उसके घर वालों को हैंडओवर कर दे रहती है। अब पुलिस के लिए चैलेंज था कि कातिल कौन है और कातिल का पीछे मोटिव क्या है। इसको लेकर के पुलिस जो है उस घर वालों से, राम परिचंद शर्मा के घर वालों से पूछताछ करते कि आप लोगों का किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई बकझक या किसी पे कोई शक। तो जो राम परिचंद शर्मा रहते हैं, उनके घर वाले, उनकी पत्नी और जो बाकी जो लोग उसके घर में रहते, वे लोग वही बताते कि शायद हम लोग बिहार से आए हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, यहाँ पर कमाते खाते हैं, हम लोगों का किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। दरअसल राम परिचंद शर्मा जो था वह बिहार के मधुबनी से था और काम के सिलसिले में वह IMT गुड़गांव गया था, वहीं पर काम करता था। फिर बाद में अपने बच्चों और परिवार को ले जा करके वह वहीं पर रहने लगा था। पुलिस को भी जब घर वालों से भी कोई भी क्लू नहीं मिलता है और ना ही जहां पर लाश मिला था वहां से इस तरह का कोई उस शख्स के मर्डर के बारे में, कातिलों के बारे में कोई जानकारी हो, ना ही उस जहां पर लाश या फिर ऐसा मौका वारदात पर जो चीज़ मिला था वहां पर जो है पुलिस को कोई CCTV कैमराज भी नहीं था। फॉरेंसिक की जो टीम रहती है उसको भी लेकर के गई थी और सीन ऑफ जो क्राइम टीम रहती है उसको भी लेकर के गई थी। यानी पुलिस ने सारा, जब पुलिस को इन्फॉर्म हुआ था कि वहाँ पर एक नाला में एक लाश मिला, तो पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। इसलिए पुलिस के पास सारा चीज़, फोटोग्राफ से लेकर के और फॉरेंसिक टीम का जो थी वह सारा चीज़ रिपोर्ट पुलिस के पास था। फॉरेंसिक की रिपोर्ट और सीन ऑफ क्राइम की जो टीम रहती है वह भी वहाँ जा कर के मुआयना की रहती है और सारा चीज़, और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तब तक पुलिस के पास आ जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि जिस किसी ने भी उस शख्स का कत्ल किया है, वह शख्स किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि यह मारने वाला जो है वह बचे, और इसीलिए उसने इसको एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा इसका कत्ल किया है। इसको जहर भी दे के मारने का कोशिश किया गया और उसके बाद फिर इसको करंट भी दिया गया है और फिर लास्ट में इसका गला भी घोटा गया। पुलिस जो है ना ही फैमिली वालों से, ना ही जो है जहाँ पर वह काम करता था वहाँ पर भी पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन कोई भी कहीं से भी कोई क्लू पुलिस को नहीं मिलता है। अब लास्ट में थक हार कर पुलिस जो है बोलती है कि उस राम परिचंद शर्मा का कॉल डिटेल्स को ही चेक किया जाए, शायद उसी से कहीं कुछ मिल जाए। पुलिस उस राम परिचंद शर्मा का कॉल डिटेल्स निकालती है और जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें एक नंबर जो है दिखता है जिससे बराबर राम परिचंद शर्मा का बात होता था और काफ़ी रात तक उस नंबर पर बात हुआ करता था। पुलिस जब उस नंबर को खंगालती है तब पता चलता है कि वह नंबर जो है राम परिचंद शर्मा के साली का है, जो कि उसी थाना में उसके घर से कुछ दूरी पर रहा करते हैं वे लोग। और पुलिस जो है उस महिला के पास जाती है, यानी राम परिचंद शर्मा का जो साला रहता है उसकी वाइफ के पास, और पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है तो जो उस महिला की आवाज़ रहती है वो आवाज़ जो है उसकी लड़खड़ाहट और जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर से पुलिस को शक उस पर गहरा जाता है। और जब पुलिस उसको थाने में ले जाकर पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है। तब वह सारा वाकया बताती है, तब वह पुलिस को एक कहानी बताती है कि हम लोग का जो रिलेशन पिछले 3 सालों से चल रहा था, और 3 सालों से चल रहा था और शुरुआत में जो है राम परिचंद शर्मा रिश्तेदार होने के नाते, साला का घर होने के नाते ऐसे ही आया करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है जब साला घर में नहीं रहता था तो उसकी वाइफ रहती थी। धीरे धीरे इन लोगों में बातचीत में के दौरान ही इन लोगों का रिलेशन आगे बढ़ता और इन लोगों के बीच में नाजायज़ संबंध हो जाते हैं। और शुरुआत में तो ये सब चलता रहा चोरी छिपे, लेकिन प्यार, इश्क और नाजायज़ संबंध कहाँ छिपने वाले हैं। कुछ समय के बाद, साल भर के बाद जो है उसका जो साला रहता है उसको इसके बारे में पता चल जाता है, इन दोनों के रिलेशन के बारे में। जो पंचदेव ठाकुर रहता है, जो कि सुपौल का रहने वाला रहता है, जो राम परिचंद शर्मा का साला रहता है, उसको यह बात की जानकारी हो जाती है। जब उसको इस बात की जानकारी होती है तो वो अपनी पत्नी और राम परिचंद शर्मा को भी काफ़ी डांटता फटकारता है और पत्नी को भी डांटता फटकारता है। और कुछ दिन तो यह सब थोड़ा सा बंद रहा, लेकिन फिर इन लोगों का जो है राम परिचंद शर्मा और उसका जो साला का वाइफ जो रहती है उन लोगों का फिर से जो है रिलेशन शुरू हो जाता है। और इधर जो है राम परिचंद शर्मा का जो साला रहता है पंचदेव ठाकुर, वह
किसी ना किसी तरह से अपने इस जीजा से बदला लेने का ठान लेता है, क्योंकि वह उसके पत्नी के साथ उसका नाजायज संबंध था। लगभग साल 1.5 साल से इन लोगों का रिलेशन चल रहा था। तो जब इन लोगों का कुछ समय रिलेशन रुकने के बाद भी उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है, और जब देव ठाकुर को लगता है कि राम परिचंद शर्मा अब मानने वाला नहीं है, इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तब उसने अपने बात से पत्नी को भी अपने प्लान में शामिल करता है। और एक दिन 14 अगस्त 2024 यानी इसी महीना के 14 अगस्त को उसको बुलाता है शाम में। पत्नी उसकी बाकायदा उसको फ़ोन करती है और बोलती है कि आज पतिदेव घर में नहीं है और आपके लिए कुछ बनाए हैं। राम परिचंद शर्मा खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ पर पहुँचता है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और फिर वहाँ खाता है पीता है। तब तक उसका साला भी जो है पंचदेव ठाकुर वह भी पहुंच जाता है। तीनों मिल करके खाते पीते हैं और जैसे ही खाना खाने के बाद वह सो जाता है तो पंचदेव ठाकुर की पत्नी और पंचदेव ठाकुर दोनों मिल करके राम परिचंद शर्मा का सोए में ही कत्ल कर देते हैं। और हालांकि कत्ल करने का पहले वे लोग राम परिचंद शर्मा के साथ जब खाना खाए थे तो उसके खाना में चूहों की जो दवाई होती है चूहा मारने की, वह दवाई, वह जहरीला पॉइजन उसको खाना में दे देते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद भी काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसका मौत नहीं होता है। तब फिर तब जो है पंचदेव ठाकुर उसको करंट देता है और करंट देने के बाद भी कुछ समय वह बेहोश रहता है, लेकिन उसके बाद फिर उसमें जान आने लगता है। तो पंचदेव ठाकुर सोचता है कि अरे या तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद वे लोग पंचदेव ठाकुर और उसकी वाइफ दोनों मिल करके उस राम परिचंद शर्मा का गला घोट देते हैं। पत्नी जो है उसका पैर दबाती है और उसके बाद फिर उसका जान ले लेते हैं। और जान लेने के बाद ये लोग शव को एक दिन अपने घर में ही रखते हैं। एक दिन के बाद यानी 14 अगस्त को उन्होंने रात को यह घटना को अंजाम दिया था। 15 अगस्त को ये लोग घर में ही रखते हैं और 16 अगस्त की रात पंचदेव ठाकुर अपने एक दोस्त की मदद से उस राम परिचंद शर्मा का शव को बोरे में एक ड्राम में डालता है और उसके बाद उसको साइकिल पर ले जा करके घर के कुछ दूरी पर उस कंपनी का जो नाला था वहाँ पर उसको गिरा करके वापस आ जाता है। तो ये सारा वाकया जो है राम परिचंद शर्मा की जो साला रहती है उसकी वाइफ पुलिस को बताती है। उसके बाद पुलिस जो है पंचदेव ठाकुर और उसका जो एक दोस्त शशि जिसका काल्पनिक नाम है वो उसको गिरफ्तार करती है और इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेजती है। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें एक अवैध रिलेशन के कारण पता नहीं मैंने कितनी ऐसी कहानियाँ सुना चुका हूँ और कितने ऐसे क्राइम होते रहे हैं जिसमें लव, सेक्स और धोखा में जो है कत्ल होता है। तो आज का कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना और हैरान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि जुर्म का दस्तक को पहचानिए। काश अगर पंचदेव ठाकुर जो है उस जुर्म का दस्तक को जिस रास्ते पर, जिस नाजायज रिलेशन पर वह चल रहा था, अगर उसको वह पहचान लेता, समझ लेता तो आज इस दुनिया में जिंदा होता। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।